घर खरीदते समय लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इशू होता है कि आदमी पेशेंस लूज कर जाता है। जानबूझ के कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए कि अपने 1% के लिए आप उसकी अगले 10 साल की जिंदगी खराब करें। जब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो उसमें तो सबसे बड़ा विलन डेवलपर्स को ही बताया जाता है। रेरा में अगर प्रोडक्ट डिले होता है तो बायर के पास एक ऑप्शन है एग्जिट करने की। अब डेवलपर पैसा कैसे देगा वापस? सारी चीज में यूजर फंस जाता है। गुड़गांव के अलावा जो आपके रेडार पे हो, बहुत अच्छी इमर्जिंग मार्केट है। Tier 2, Tier 3 towns have the biggest potential. कोई रेड फ्लैग भी होता है जो आपको लगता हो कि दिस इज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी? तो जब बहुत अच्छा नजर आ रहा है तो कोई गड़बड़ है। हाय एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द रियल बेटर पॉडकास्ट, जहां पर हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं विद द रियल एस्टेट एजेंट्स एंड हीरोज, और हम आपको एजुकेट करना चाहते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में। हमारा मिशन है आपको प्रूव करना कि रियल एस्टेट हमेशा से सही था, सही है और हमेशा सही रहेगा। आज हमारे पास एक नहीं दो गेस्ट आए हैं। ये फादर सन है जो कि 40 ईयर्स से भी ज़्यादा रियल एस्टेट कंपनी एक रन कर रहे हैं और इनका अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आज के एपिसोड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नितिन जी एंड ऋषभ, वेलकम टू द रियल बेटर पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच, आज आप दोनों ने टाइम निकाला। बट आप लोगों की जो जर्नी है ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसीलिए मैं चाहता था कि आप लोग आओ, क्योंकि आप लोगों की फैमिली 4 जनरेशन से रियल एस्टेट के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है। मैंने देखा है कि आपकी आज भी ऑफिस के अंदर 3 जनरेशन बैठती है रियल एस्टेट का जो आपका ऑफिस है। एंड अगर हम, मेरे हिसाब से अगर हम टोटल एक्सपीरियंस निकालें आपकी फैमिली का, तो शायद 100 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक। तो मैं चाहता था कि आपके साथ आज जो कॉन्वर्जेशन हो उससे लोगों को भी सीखने को मिले, मेरे को भी सीखने मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो सबसे पहले तो गौरव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। हाँ जी। आई एम श्योर हम लोग शायद कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे व्यूअर्स के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। 100% सर। और दूसरी चीज़, वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ फैमिली जिसमें हमें एक एक्सपीरियंसेस प्रीवियस जनरेशन्स के मिले और उस जनरेशन के एक्सपीरियंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर पाए। And luckily Rishabh also finally decided to join, so I think वो legacy continue हो जाएगी। बट आज की generations में वो your as parents हमें भी नहीं पता होता कि वो join करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तभी कह रहा हूँ ना सर, अनहर्ड है आज के टाइम में 4 जनरेशन से रियल एस्टेट बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी? तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हैं हम लोग। तो स्कूलिंग के टाइम पे मेरा मन थोड़ा सा कॉर्पोरेट की साइड जाने का था। उस टाइम कॉर्पोरेट इवॉल्व हो रहा था लेट 80s में। हाँ जी। मदर का एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट वो था कि नहीं, जॉब में तो नहीं जाना। ओह। 89 में स्कूलिंग मेरी कंप्लीट हुई। तो मेरी इंसिडेंटली क्या हुआ, एज ब्रोकर मेरी रियल एस्टेट जर्नी नहीं शुरू हुई। अच्छा। मैंने बोला जी मेरे को ब्रोकरेज तो नहीं करनी। उस टाइम के तरीके ऑफ बिजनेस में और आज के तरीके ऑफ बिजनेस में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। उस टाइम पे ब्रोकर की इमेज एक डिफरेंट तरीके से देखी जाती थी। बिल्कुल। तो 89 में फिर मैंने बोला जी मैं वो तो नहीं करूँगा, मैं ब्रोकरेज तो नहीं करनी। मेरे को स्टार्ट किया, मैंने साउथ दिल्ली में बिल्डिंग्स बनाई, फ्लोर जो बनते थे। अच्छा। कॉलेज भी जाते रहे, बिल्डिंग्स भी। तो 17-18 साल की एज से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ओह वाह। 4-5 साल तक वो देखते रहे, करते रहे, फिर उसमें भी मज़ा नहीं आया। इंसिडेंटली क्या हुआ कि गुड़गांव मार्केट इवॉल्व होने लग गई। ओके। तो गुड़गांव में फिर सेटअप बनाया। गुड़गांव को फिर देखा कि फ्यूचर के हिसाब से जो एक कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस जो होता है उसके हिसाब से हमें लगा कि यहाँ पे मतलब शायद वो दोनों चीज़ों को मैं बैलेंस कर पाऊंगा। अच्छा। फादर काफ़ी लैंड में भी ट्रेड करते थे, एग्रीकल्चरल लैंड में भी करते थे, बट मेरे को लगा कि वो फोटे नहीं है मेरा शायद। ओके। गलत और सही तो नहीं पता होता कि वो ज़्यादा अच्छा रहता है या ये ज़्यादा अच्छा है, बट नो रिग्रेट इन लाइफ। तो आई थिंक उस टाइम गुड़गांव भी शुरू ही हो रहा था मेरे ख्याल से। गुड़गांव 80s में शुरू हो गया था। ओके। बट मेरे ख्याल से नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 91 में उसके बाद फ्लरिश होना शुरू हुआ। ओके। जो बेसिक जो चेंज टर्न अराउंड जिसको हम मानते हैं कि जब आपकी
इकोनॉमी लिबरलाइजेशन होनी शुरू हुई, उसके बाद चेंज हुआ, तो वो देखा है हमने। तो मेरे ख्याल से पहली ट्रांजैक्शन मैंने डीएलएफ में शायद 2000 रुपये स्क्वायर यार्ड में करी थी, तो 10 लाख रुपए का 500 का, आज तो सोच भी नहीं सकते उस चीज को। ओह वाह, कितने गज का प्लॉट बता 500 रहे हो? गज का 10 लाख रुपए का प्लॉट। ओह हो, अमेजिंग। फादर ने तो खैर और सस्ता किया हुआ था, बट मैंने अगर जो पहली ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली पहली करी थी, तो वो आज भी अच्छा लगता है सोच के कि हाँ 10 लाख रुपए की प्लॉट की जर्नी। सो वहां से हमारी गुड़गांव की जर्नी स्टार्ट। आज तो 10 लाख में एक अफोर्डेबल भी नहीं नहीं मिलेगा कुछ भी गुड़गांव नहीं, में। कुछ भी नहीं। क्या 10 लाख रुपए बहुत पैसे होते थे उस टाइम, पैसा नहीं है, ओके, बट इतने भी नहीं होते थे जितने का आज प्लॉट हो गया। या कॉज मैंने भी देखा है, हमारे भी कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने उस टाइम पे, मैं बार बार कहता हूँ, 500 गज के 3-4 प्लॉट खरीद के रख लिए थे, और वो आज तक वो प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं। तो अगर उन्होंने पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं किया, तो वो एक एक प्लॉट ही आज 50-50 करोड़ का है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। उनके पास मेन रोड के 500 और 800 गज के प्लॉट्स हैं जो आज भी होल्ड करके बैठे हैं। सो हम तो वो टाइम सोच भी नहीं सकते कैसा रहा होगा। तो मेरा पिछले 30-35 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि रियल एस्टेट में नेचुरल ग्रोथ आपकी, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की लोकेशन अच्छी है, डिलीवरी आपको समय पे मिल जाती है या थोड़ा बहुत लेट भी मिल गई, पेशेंस बहुत जरूरी है इसके अंदर, बिकॉज साइकिल्स तो चलते रहेंगे, अप डाउन तो चलता रहेगा रियल एस्टेट का। मेन जो इशू होता है कि आदमी पेशेंस लूज कर जाता है। अगर हम लास्ट क्लासिक एग्जांपल लें, 2014 से 2018-19 तक बाजार खराब रहा, जिन लोगों ने पेशेंस लूज कर दिया और 19-20 में एग्जिट कर गए, तो उनके लिए नुकसान ही रहा है, वो फाइनली लॉस में ही बेचा उन्होंने। और 2 साल 3 साल और जिन्होंने पेशेंस रख लिया, तो उनके पैसे भी डबल ट्रिपल हो गए, पैसे डबल ट्रिपल हो गए, तो लॉसेस रिकवर हो गए सबके। तो ऋषभ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई रियल एस्टेट के अंदर? और ऋषभ, आपके ऊपर क्या फैमिली का प्रेशर था या रियल एस्टेट आपका भी पैशन था? ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? So talking about real estate, so I think मतलब I've grown up watching Bollywood movies, तो थोड़ा फिल्मी और ड्रामेटिक आंसर देता हूँ. So I don't think I chose real estate as much as real estate chose me. Okay. In the sense we have already talked about कि fourth generation हूँ मैं. Yeah. So I don't think anybody and everybody gets that chance being born into a family where you're the fourth generation in real estate. तो हमेशा बचपन से मतलब when you have listened to पापा बाबा everyone talk about real estate, तो थोड़ा तो लगता है कि you'll eventually join it. But I think that turning point came for me when during COVID college नहीं जाना होता था. Okay. तो थोड़ा पापा के साथ I got involved, ऑफिस आने लगा, थोड़ा कुछ मीटिंग्स अटेंड करने लगा. After my MBA got over and I was looking for a job, so incidentally I dropped out of my college placement process. That's another story. तो तब भी मैं ऑफिस आने लगा while looking for a job. Okay. So then I was lucky enough कि मुझे I got that opportunity at KPMG in the real estate department. अच्छा, KPMG में भी रियल एस्टेट में ही था. तो वो भी फ्लूक शॉट था एक. All the boxes. So रियल एस्टेट में तो आना ही था, बट आई थिंक दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. जब ऑफिस में इन्वॉल्व होने लगा, तब एक्चुअली रियलाइजेशन होती है कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड मेंट टू डू. एक्सीलेंट. एंड फैमिली प्रेशर अगर आप बोल रहे हो, सो आई थिंक उल्टा था इधर कि पापा वांटेड मी टू वर्क KPMG में या कहीं भी और, गेट दैट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, लर्न मोर इन अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ फ्यू मोर इयर्स. बट फिर मुझे लगा कि नहीं, हो गया मेरा कॉर्पोरेट लर्निंग पढ़ाई, तो आ जाता हूँ, आई कम वर्क विद यू. तो क्या बेटर लगा कि रियल एस्टेट में पैसे ज्यादा हैं, या ऐसा लगा कि एक सेट बिजनेस है और मेहनत कम लगेगी? मेहनत तो गौरव जी ऑनेस्टली ज्यादा है. ओके. सेट बिजनेस होता है, अपना काम होता है, तो मेहनत करने का मन भी करता है. तो मेहनत ज्यादा होती है, बट वो मेहनत लगती नहीं, आई वुड से. एंड पैसे ज्यादा है, वुड से नॉट जस्ट रियल एस्टेट बिजनेस में अपना होता है. और अब मैं बचपन से आई लव कार्स. ओके. तो अगर 10 साल बाद 15 साल बाद थोड़ी गाड़ियां खरीदनी है, सो देन आई वुड वांट दैट. मेहनत करनी पड़ेगी फिर. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक अपने काम से जो मतलब यू गेट दैट एक डिसीजन मेकिंग होती है, यू कैन डू योर ओन थिंग, जो फ्रूटफुल वो फीलिंग आती है कि यू हैव डन दिस. तो आई थिंक वो था मेन पर्पस. एंड टच वुड, मतलब वर्किंग एक होता है कि मतलब फैमिली बिजनेस भी अगर, सो देन तब भी काम करना आसान नहीं होता. मे बी यू डोंट लाइक द वर्क,
maybe you don't like the culture. So touchwood, that has been all, I think, very, very good. नहीं, मैंने ऐसे इसलिए बोला क्योंकि लोगों को लगता है रियल एस्टेट बिजनेस तो बड़ा ही आसान होता है. लोगों को लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट्स करते ही क्या है. तो लुकिंग फ्रॉम आउटसाइड हर किसी को ऐसे लगता है तो आसान बिजनेस है. देखो गौरव, वो तो आई थिंक ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड व्हेन यू गेट इनटू इट. मतलब माय दिस थिंग इज कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस हमारी मल्टीफोल्ड बढ़ गई है. आपको अगर क्वालिटी टीम रिसोर्सेज हायर करने हैं, आपकी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है. इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई हो गई है, आपकी मार्जिन श्रिंक कर गए हैं. मतलब ऑन पेपर तो बहुत अच्छे नज़र आते हैं, बट रियलिटी ऑफ लाइफ इसके और अगर आप टीम को यू आर टेकिंग केयर ऑफ द टीम, तो जितने मार्जिन्स नज़र आते हैं वो किसी भी बिजनेस में जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपकी लगती है या जितना टाइम एंड एनर्जी लगती है, उस हिसाब से रिटर्न्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. नो रिग्रेट्स इन लाइफ. लेकिन शायद किसी और बिजनेस में होते तो शायद तब भी कर लेते उतना अच्छा. और पैसे को इन्वेस्ट, ओनली थिंग मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में होने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये लगता है कि आप मार्केट को रीड बेटर कर पाते हो एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. तो वहां पे ग्रोथ आपको मिल जाती है, तो वो रिकवर हो जाती है आपकी. कहीं पे अगर आपकी थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी है तो विच इज ओके, ठीक है. वो तो अब जैसे ऋषभ कह रहा था बॉलीवुड ऋषभ को पसंद है, मैं भी बॉलीवुड का ही बंदा हूँ. सो एक सीन याद आ रहा था जिसमें, अगर आपने पिक्चर देखी हो कभी खुशी कभी गम, जिसमें अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को लेके जाता है अपने ऑफिस में फर्स्ट डे जब वो ज्वाइन करता है. तो उसने बोला था कि 30 साल पहले मेरे फादर ने मुझे कुछ सिखाया था, आज मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ. तो ऐसा कोई सीन हुआ था आपके साथ भी? ऐसे सीन आई वुड से उतना फिल्मी तो नहीं हुआ होगा, बट छोटी छोटी चीजें आई वुड से होती रहती है घर में, ऑफिस में. तो आई एम वेरी लकी दैट वे कि पापा बाबा दोनों से मुझे सीखने का वो एक चांस मिल रहा है. एंड बचपन से ही मिलता आ रहा है. रियल एस्टेट भी नहीं, इन जनरल वो फैमिली वैल्यूज, उनके एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग होती है. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग वन कैन गेट दूसरे के एक एक्सपीरियंस से. 100%. अपने एक्सपीरियंस ऑब्वियसली अलग एक जगह होते हैं, बट दूसरे के एक्सपीरियंसेस से मे बी तुम सेम गलती नहीं करोगे, मे बी जो उन्होंने अच्छा किया उसको और आगे लेके जाओगे. तो आई वुड से वो छोटी छोटी चीजें तो रोज ही होती रहती हैं कि अब एक पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है. कोई एक लर्निंग जो आप बोलो कि यार, जैसे उसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि कोई भी ऐसा कदम मत उठाना जिससे परिवार की शान पे आन आए. तो मेरे लिए जो मेरे मेंटर थे वो हमारे बड़े ताऊ जी थे, क्योंकि वी लॉस्ट अवर ग्रैंडफादर. पापा बहुत छोटे थे जब ग्रैंडफादर की हमारी डेथ हो गई थी. तो मेरे लिए मेंटर मेरे पापा तो ऑफ कोर्स ही स्टिल देयर, ही स्टिल मेंटरिंग मी. मतलब मुझे तो लगता है कि स्टिल चेकिंग मी एट ऑल द प्लेसेस. लेकिन बड़े ताऊ जी को हमने उनको हमेशा ग्रैंडफादर की तरह ही दिया. उन्होंने भी वो जिम्मेवारी रखी फैमिली की तरफ और सब चीज़ों की. वो भी रियल एस्टेट में थे? वो भी रियल एस्टेट में थे. वेरी गुड. तो वो हमेशा एक चीज़ ये कहते थे कि कोई भी आप काम करके आए, नफ़ा करें या नुकसान करें, घर पे कोई फ़ोन नहीं आना चाहिए कि जी आप ये चोरी करके आ गया आपके घर का बच्चा. तो वो एक हमारे एक इंजेक्शन लगा हुआ था बचपन से कि शॉर्ट चेंज नहीं करना चीज़ों को. कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में. और दूसरी चीज़ पापा ने हमेशा बोली कि मनी इज़ ऑलवेज अ बाई प्रोडक्ट. आप अच्छा काम करेंगे, अच्छी चीज़ें करेंगे, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग रही हमारी लाइफ की कि शॉर्ट टर्म में कोई बारी पैसे नहीं बचते आपको, आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बारी कोई इशू आ ही जाता है, ट्रांजेक्शन आप इतना काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाती है. तो हमेशा हमने अपने प्रॉफिट को या अपनी कमीशंस को या अपने रेवेन्यू को पीछे रखा. हमने हमेशा ये लर्निंग रही है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने करी है तो हमारा एक ही गोल होता है कि उसमें पैसे आपको जेब से जा रहे हैं, बच रहे हैं, कम बच रहे हैं, ज़्यादा बच रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होनी चाहिए. 100%. हमारी गुडविल एज अ रियल एस्टेट एजेंट हमारी उसी में है कि कोई बायर या सेलर जब ट्रांजेक्शन करता है तो उनको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जी ये हर हालत में ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, बिकॉज आगे की प्लानिंग हो जाती है लोगों की. यस, एंड आई ऑल्सो एग्री. आई थिंक एज अ रियल एस्टेट एजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो अपने इन्वेस्टर का पैसा लगवा रहे हैं या होम बायर को घर खरीद के दे रहे हैं, उसका जो असल है वो सिक्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी 1% कमीशन के लिए उसका 99% को हम रिस्क पे लगा दें.
तो मैं ना हमेशा अपनी टीम को एक गाइडेंस देता हूँ, जो मैंने ऋषभ को भी हमेशा गाइड किया, कि जब एक होम बायर घर खरीदता है हमसे, आजकल 50-60-70% लोग होम लोन लेते हैं। Yes. कॉर्पोरेट में आते हैं, 20-30%, 40% पैसा वो अपने पास से देते हैं, बाकी होम लोन देते हैं। तो मैंने हमेशा अपनी टीम को बोला, मैंने कहा जाने अनजाने क्या होगा वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। Yes. जानबूझ के कभी भी कोई ऐसा काम मत करिए कि अपने 1% के लिए आप उसकी अगले 10 साल की जिंदगी खराब कर दें। क्योंकि उसको लोन की EMI, एंड देयर आर हॉरर स्टोरीज, यू आर अवेयर ऑफ इट, हमने देखी हैं, रोज न्यूज़पेपर में आती है। लोग घर लेते हैं। हमने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं गौरव, जिसमें बच्चा बॉर्न होता है, 2-3 साल के बाद पेरेंट्स कहते हैं कि जी अब फैमिली हमारी बढ़ रही है, हमें घर चाहिए, या 2 बेडरूम के घर में रह रहे हैं वो, 3 बेडरूम के घर में हम शिफ्ट कर लेते हैं, एक घर बुक करा लेते हैं, बच्चे बड़े होंगे तो हमें एकोमोडेशन ज़्यादा चाहिए होगी, बच्चे 12th पास कर लेते हैं, बच्चों को घर नहीं मिलता उन लोगों को, और उस घर को जब मिलता है तो वो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में जा चुके होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट फिर 2 बेडरूम की, क्योंकि कॉलेज में चले जाते हैं जॉब्स के लिए, फिर वो डिफरेंट सिटीज में चले जाते हैं। तो पेरेंट्स ये कहते हैं, तो हम कोई 100% मैं बोलूं जी कि हमने कोई ट्रांजैक्शन करी और उसमें डेवलपर ने डिफॉल्ट नहीं किया या हमसे गलत डिसीजन नहीं हुए, 100% हुए होंगे, जाने अनजाने हो जाते हैं। बट विद आवर क्लियर इंटेंशन, विद आवर क्लियर हार्ट, हमने हमेशा ये देखा कि हम जिसको भी घर दिला रहे हैं, हम अपनी कॉन्शियस क्लियर रखते हैं कि हम अपने लालच में उसको कहीं ना फंस जाए वो। हम उसको गाइड करते हैं, उसके बाद भी इवेंचुअलिटीज तो होती हैं, उसका कुछ कर नहीं सकते आप बहुत ज़्यादा। नहीं, आई एग्री। सो अगर आपको कभी डेवलपर चूज करना होता है, किस डेवलपर के साथ काम करना चाहिए, किस डेवलपर के साथ नहीं काम करना चाहिए, आजकल तो क्या हो रहा है, बहुत सारे नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, हर तेजी के अंदर मैंने देखा है नए ब्रांड्स एकदम से बन जाते हैं। तो आप कैसे सेलेक्ट करते हो, आपके क्या क्राइटेरियाज हैं, एक डेवलपर को कैसे आप इवैल्यूएट करते हो, या आपने अपने क्या मॉडल्स बना रखे हैं? देखो ब्रॉडली मेरे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में हमने जो कैटेगराइजेशन किया हुआ है वो 3 कैटेगरी में ब्रॉडली डेवलपर्स को हम रखते हैं। एक तो आपके कॉर्पोरेट डेवलपर्स हो गए, जिनकी कॉर्पोरेट गुडविल अच्छी है, आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, लाइक पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं काफ़ी बड़ी, और उनके लिए ये एक वन ऑफ दी डिवीजन है जहाँ पे गवर्नेंस कॉर्पोरेट बहुत अच्छी है। ऑल दी टाटा, बिरला, गोदरेज एंड ऑल। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी कैटेगरी डेवलपर्स की आती है जहाँ पे डेवलपर हैं, देयर इज अ लेगेसी, 40 साल 50 साल की डेवलपर्स की लेगेसी है, और कोर बिजनेस उनका बिजनेस डेवलपमेंट है और रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, और कोई डिफॉल्ट्स नहीं है उनके, अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डिलीवर करे हैं, गुडविल बहुत अच्छी है, क्लाइंट को डेवलपर के बारे में कुछ समझाने की बताने की जरूरत नहीं होती। तो इन दोनों कैटेगरीज में तो आपको आपकी अपनी पर्सनल कोई गुडविल स्टेक पे नहीं होती, बिकॉज कस्टमर जो है वो डेवलपर की दोनों कैटेगरीज में उसकी गुडविल के बेसिस पे प्रोडक्ट बाय कर रहा है। ओके, तो प्रोडक्ट उसके कॉस्ट के हिसाब से सूट करता है नहीं करता, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है नहीं है, वो बहुत ज़्यादा आप इवेल्युएट नहीं कर सकते उसके अंदर, बिकॉज एक सिस्टम ड्रिवन प्रोडक्ट्स है ये। तो मतलब इसमें जो है एक एंड यूजर या इन्वेस्टर 100% सेफ है। हाँ, 100% मतलब एज गुड एज कि आप एक बैंक में FD करा रहे हैं और बैंक डिफॉल्ट नहीं कर रहा, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। ओके। तीसरी कैटेगरी जो डेवलपर की होती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हम एक वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि डेवलपर नया भी हो सकता है या उसकी उस तरह की ब्रांडिंग या गुडविल नहीं है, लोकल डेवलपर है। वहाँ पे मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि मेरे को मैनेजमेंट के साथ 1-to-1 कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ओके। सेल्स टीम इतने साल में रहने के बाद एक एडवांटेज ये बहुत अच्छा है कि सेल्स टीम के साथ सबके साथ दोस्ती है, सबके आपको प्लस एंड माइनसेस मालूम है और आपको डे टू डे उन्हीं के साथ डील करना है। बट सेल्स टीम इज नॉट मैरिड टू दी डेवलपर, वो चेंज होती रहती है, फ्लिप करती है। तो कई बारी हम फंस जाते हैं कि हमने सेल्स टीम के भरोसे काम कर लिया और डेवलपर एक्सेसिबल नहीं है। ओके। तो उस केस में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया ये है हमेशा से कि डेवलपर मैनेजमेंट के साथ हमारा, क्योंकि डेवलपर मैनेजमेंट विल बी देयर, वो तो रहेगा वहाँ पे, क्योंकि विजन भी जो है वो मैनेजमेंट का ही है। और हमारी एक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द विजन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशंस, वो जब तक आप मैनेजमेंट के साथ आप कनेक्ट नहीं होते तो आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता करती। ओके। दूसरी चीज हमारे लिए एक इवैल्यूएशन प्रोसेस ये है कि वो स्पेकुलेटिव माइंडसेट नहीं होना चाहिए। डिलीवरी, देखिए डेवलपमेंट में एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना
और उसको सेल करना एक चीज़ है और उस प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर करना दूसरी चीज़ है. अब टाइमली डिलीवर की आप क्राइटेरिया 6 महीने डिले है, 1 साल डिले विद आउट ऑफ द बेस्ट इंटेंट, समटाइम्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपीरियंस, या कई बार इस वजह से भी डिले हो जाता है कि आपके गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है, इस तरह के कोई क्लियरेंसेज नहीं आए, तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, लॉजिकली राइट है. उसमें एक इन्वेस्टर को बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट होती है बिकॉज प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है उसको, बिकॉज उसकी उस तरह की गुडविल नहीं है डेवलपर की. हमारा कॉन्फिडेंस है और इतने लंबे समय से साथ रहने का एक हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि कस्टमर ट्रस्ट करता है हमारे ऊपर. कि अगर आपका कॉन्फिडेंस है, उसके बाद बैकग्राउंड पेपर चेक है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उसकी आगे की क्या विजन है. रेरा के बाद थोड़ी सी हमारी चेक्स एंड बैरियर्स हमारे थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि रेरा काफ़ी चीज़ें तो रेरा ही आइडेंटिफाई कर लेता है चीज़ों को. तो विदाउट रेरा अब हम करते नहीं कोई भी प्रोडक्ट. प्री लॉन्च में या उसमें हम लोगों ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट नो है. बाय एंड लार्ज हम गुड़गांव के बाहर नहीं करते काम. हमारी एक हमेशा से सोच ये रही है कि लोकल कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है आपका. किसी की भी आप इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, बिकॉज रियल एस्टेट में जब आपने आज घर बेचा, मैंने वो 5 से 7 साल में उसको डिलीवर होता है हाई राइज का घर. तो क्लाइंट को सर्विसिंग आपको अगले 5 से 7 साल करनी बहुत ज़रूरी है. हमने बुकिंग कराने का मतलब मॉरली वी आर बाउंड के हम उसको डिलीवरी तक उसको सपोर्ट करें 100%. तो दैट इज बीन दी गाइडिंग फैक्टर टू माई सेल्स टीम ऑल्सो. ऋषभ को भी मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आपने घर बेचा है, आपकी जिम्मेवारी उसकी रजिस्ट्री कराने तक की उसकी है. नफा नुकसान एक अलग चीज़ है, वो बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं बाजार के जिसकी वजह से चीज़ें चेंज हो जाती हैं. सो कोई ऐसा कोई रेड फ्लैग भी होता है जो आपको लगता हो कि दिस इज अ कंप्लीट नो नो फॉर मी, अगर कोई ये वाले साइंस आ जाएं देन इट इज नो डील? बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन हो हमारे लिए, बहुत ज़्यादा स्वीट हो डेवलपर, डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं हो. अच्छा. तो जब बहुत अच्छा नज़र आ रहा है तो कुछ गड़बड़ है. मतलब अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही रोजी है तो हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं उन चीज़ों को कि वो बाद में दिक्कत देती है चीज़. अच्छा, तो मतलब कई बारी बहुत ज़्यादा स्वीट जब लग रही हो चीज़, तो नहीं, वो भी एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा स्वीट लग रही हो. दूसरी चीज़, एज अ कंपनी हमने एक और फिलॉसफी देखी है कि सपोज एक डेवलपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है और 500 अपार्टमेंट्स का कॉम्प्लेक्स है और उसके पास 5000 एप्लीकेशंस आ जाती हैं. हमें मालूम है कि हम एक इन्वेस्टर का पैसा लगा रहे हैं तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है उस चीज़ को, पूरा कमिटमेंट को पूरा करने के लिए. आज बहुत कमिटमेंट्स हो जाती है, नई एज के ब्रोकर्स हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव मोड में चले जाते हैं कि सर आप 10 लाख का चेक दे दीजिए, हम आपको 10 पे 10 दिला देंगे. या आप 20% पैसे दे दीजिएगा, 20% के बाद हम आपको एग्जिट करा देंगे, प्रॉफिट दिला देंगे, या 30% पैसा दे दीजिए. और ऐसा भी होता है कि सर आप 1 मत लो, आप 5 ले लो. 5 ले लीजिए, आपके पास पैसे हैं एक फ्लैट के, आपको 5 बुक करा दीजिए, आपको 4 बेच देंगे जी, कुछ कर देंगे. ओवर कमिटमेंट हो जाती है. तो उसमें क्या रहता है कि पैसा आना बंद हो जाता है अगर बाजार स्टेबल हो जाता है या बाजार करेक्शन मोड में चले जाता है. देखिए रियल एस्टेट है, मैक्रो लेवल पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते बहुत चीज़ें. स्पेकुलेटिवली तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे बुलियन हो, चाहे रियल एस्टेट हो, इवेंचुअली ग्राफ तो ऊपर नीचे जाएगा. अब डेवलपर के पास अगर 5000 एप्लीकेशन आ गई 500 अपार्टमेंट में, तो वो राइट मिक्स ऑफ बायर चूज नहीं कर पाता. चाहे वो ड्रॉ कर रहा है, वो फेयरनेस से करेगा, वो चाहे ड्रॉ कर रहा है, चाहे वो किसी तरह से भी पुश कर रहा है ट्रांजेक्शन को, मगर अलॉटमेंट प्रोसेस में जो आदमी 100 रुपये लेके बैठा हुआ है और जो आदमी 20 रुपये लेके बैठा हुआ है, डेवलपर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. हाँ, डेवलपर के पास उसका बैकग्राउंड नहीं आता ना, कैसे चेक करेगा? तरीका ही नहीं है उसके पास चेक करने का. सभी लोग बोलते हैं कि जी मैं तो 100 रुपये पूरे दूंगा, तो वहां पे कैश फ्लोज आने रुक जाते हैं और प्रोडक्ट डिले होने शुरू हो जाते हैं. दूसरी चीज, जो 100 रुपये का सामान है, अगर डेवलपर के पास 5000 एप्लीकेशन पहुंच जाएंगे 10 गुना, तो वो प्राइस भी शायद वो 10% 5% इंक्रीज हो जाता है. तो जो इन्वेस्टर मार्जिन होना चाहिए या इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए फॉर जो लोग रहना चाहते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि रियल एस्टेट में पैसे कमाने के लिए आपको एक रीजनेबल टाइम तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना. 100%. कैसीनो तो खेल नहीं रहे आप. तो वो एक बेसिक चीज मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि उसका कोई तरीका तो है नहीं, हमारे को तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं है अभी तक. तो जनरली उस तरह के प्रोडक्ट्स में हम लोग रिफ्रेन करते हैं. सो यू आर सेइंग कि हमेशा डेवलपर की गलती नहीं होती, क्योंकि जब हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो उसमें तो सबसे बड़ा विलन डेवलपर्स को ही बताया जाता है.
तो यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं सिस्टम की भी गलती है, कहीं ना कहीं एजेंट की भी गलती है, कहीं ना कहीं बायर की भी गलती हो सकती है। 100%। अगर आपके 500 अपार्टमेंट में 300 आदमी पेमेंट नहीं देंगे तो डेवलपर बिना पैसे के कैसे बनाएगा बिल्डिंग? सफरर जो होता है उसमें जो बाकी 200 जने रह जाते हैं जिनके पैसे टाइम पे आ रहे हैं, वो लोग नहीं बना पाते चीज, वो या उनके पैसे से बिल्डिंग नहीं बन पाती, या कोई भी चीज। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर होने के लिए कमिटमेंट दोनों साइड की होनी बहुत जरूरी है। ओके, फ्रॉम द डेवलपर साइड और फ्रॉम द बायर साइड। या दूसरा चैलेंज जो अभी शायद लोगों ने फेस नहीं करना शुरू किया है, रेरा में अगर प्रोडक्ट डिले होता है तो बायर के पास एक ऑप्शन है एग्जिट करने की। अच्छा, विद इंटरेस्ट। अब डेवलपर पैसा कैसे देगा वापस? पैसा तो लग गया उसका प्रोडक्ट के अंदर, तो अब उसके क्या सॉल्यूशंस आते हैं? अभी तो वन साइड रेरा के बाद इंसिडेंटली मार्केट्स अपस्विंग पे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं आई है, बट वी विल फेस इट व्हेन इट कम्स। मतलब रेरा ने रूल बना दिया, बट अब जब उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे, अगर किसी डेवलपर के पास पहले ही पैसे नहीं है, पैसे तो कहाँ से आएंगे? रिफंड कहाँ से करेगा? रिफंड कहाँ से करेगा वो? तो अभी जैसे मार्केट पिछले 3-4 साल से तो बहुत तेजी पे है, तो अगर मार्केट करेक्शन मोड में आ गई 2 साल में, तो रिफंड कहाँ से करेगा? पैसा तो लग गया प्रोजेक्ट के अंदर, कैश फ्लोस कहाँ से लेकर आएगा? और अगर ऑल ऑफ अ सडन 30% 40% लोग अपने रिफंड मांगने लग जाएंगे, दैट ऑल्सो विद इंटरेस्ट। अच्छा, और वो भी कौन लोग? जिनकी पेमेंट अपडेटेड है। ओह अच्छा, तो डबल एज सॉर्ड है, बट देखेंगे, अभी इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं किसी के पास। तो पहले ऐसे नहीं होता था? मतलब अगर हम 90s की बात करें, या टेक्निकली तो होता है, बट पहले सेटलमेंट हो जाता था, या इन्वेस्टर समझता है उस चीज को। देखिए, सारी चीज में यूजर फंस जाता है। ओके, इन्वेस्टर को तो पैसा लगाया, उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, वो कह रहा है चल ठीक है 2 साल डिले भी हो गया, मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं आई, उसका माइंडसेट एक अलग तरीके से काम करता है। ओके, यूजर जो कैटेगरी है वो स्टकअप हो जाती है, बिकॉज उसने उस माइंडसेट से लिया नहीं। उसको वो 100 की चीज 200 300 या 70 रह जाए, उसकी तो सिंपल एक रिक्वायरमेंट है कि मुझे घर चाहिए। बट आई थिंक उस टाइम ना इतने इन्वेस्टर्स होते थे, ना इतने डेवलपर्स होते थे, 1-to-1 सेटलमेंट हो जाते थे, चीजों के हो जाते थे। अब रेरा के बाद तो दोनों तरफ ही है ना, डेवलपर भी कहेगा कि जी जब मेरे ऊपर तलवार है तो बैलेंस हैज टू बी मेड। तो ऐसा भी है कि अगर कस्टमर पे नहीं करता तो डेवलपर के पास कोई राइट्स नहीं है? राइट्स है, फॉरफिट करके 10% 20% जो भी उसके एग्रीमेंट के बेसिस पे वो पैसे काट के वापस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है यूनिट। बट कैंसिल करके बाजार खराब है, कैंसिल करना नहीं करना, वो इट्स अ लॉन्ग रन स्टोरी। कोई इंटेंट किसी डेवलपर का ये नहीं होता कि मुझे किसी के पैसे फॉरफिट करने। रिलेशनशिप तो वो तभी डेवलप करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है गौरव के डेवलपर की जो बैकबोन है, उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी टू कंप्लीट दी प्रोडक्ट। देखिए, सारी स्टोरी है कि प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो जाए। और अगर प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर हो रहा है तो फिर कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का। और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कैश फ्लो मैनेजमेंट। तो जो अच्छे डेवलपर्स हैं, वो हर आदमी लैंड की एक्विजिशन जब कर रहा है तो वो उसकी अपने पैसे से होनी चाहिए, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टिक बॉक्स है। ओके, दूसरा, उसके पास फाइनेंशियल क्लोजर होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, फ्रॉम प्रीवियस एक्रूअल्स, फ्रॉम दी सेल्स एंड फ्रॉम दी कंस्ट्रक्शन फंडिंग्स। बट जैसे आपने बोला कि एजेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर आप 1 फ्लैट मत लो, 5 फ्लैट ले लो, और बाद में अगर कस्टमर पे नहीं कर पाएगा तो जो उसने बुकिंग अमाउंट दिया फिर तो डेवलपर वो भी फोरफिट कर लेगा। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए जी। अभी मैं क्या देखता हूँ कि रियल एस्टेट एजेंट्स जो है ना, वो अपना बिजनेस स्केल नहीं कर पाते। वो एक सिटी, प्रोबेबली एक ऑफिस में ही सीमित होके रह जाते हैं। बट आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट चेंज होने लगे। अभी देयर आर वेरी फ्यू हैंडफुल ऑफ कंपनीज जिन्होंने मल्टी सिटी लेवल पे ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर, राइट। बट वो मेरे को बड़ा स्ट्रेंज लगता है, वेरी फ्यू। तो आपका कोई ऐसा गोल नहीं है कि मुझे भी मल्टी सिटी ऑफिसेज बनाने हैं? डेफिनेटली है गौरव जी। सो आई थिंक अभी जो आप कह रहे हैं कि वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, स्केल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी रियल एस्टेट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, आई वुड से। तो वो जब तक वो उस लेवल पे नहीं पहुंचती कि थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, तो आप मल्टीपल स्टेट्स में फंक्शन करना, क्योंकि डिफरेंट लॉज गवर्न करते हैं, वर्किंग स्टाइल्स बहुत डिफरेंट है इन डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट बिल्डर्स, डिफरेंट डेवलपर्स, डिफरेंट क्लाइंट्स, एंड देन डिफरेंट स्टेट्स भी नहीं। आई वुड ऑनेस्टली आल्सो वांट टू स्केल टू डिफरेंट कंट्रीज की। इंडिया के बाहर भी बहुत स्कोप है इन द सेम फील्ड। नितिन जी, आपको क्या लगता है क्यों एजेंट स्केल नहीं कर पाते? और अगर आपका भी कभी मन करा कि यार मल्टी सिटी ऑफिसेज होने चाहिए, या एक ही ऑफिस से
अच्छा बिजनेस बन सकता है? देखिए, वो तो आपकी अपनी एक विजन है या सोच है अपनी, कि आप कितना ग्रो करना चाहते हैं. ऋषभ ने राइटली पॉइंट आउट किया, अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. रियल एस्टेट मूव कर रहा है उस साइड में, बट मेरे हिसाब से मैंने ऋषभ को भी यही गाइडेंस दिया है कि आप सबसे पहले अपनी लोकल फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग करिए. ओके. जहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शंस में आपकी पर्सनल, अगर आपको स्केल अप करना है तो आपको फंडामेंटली ऑपरेशन से बिल्कुल बाहर निकलना पड़ेगा. यस, एग्री. ट्रांजेक्शनल ना सोच के आप कॉर्पोरेट की तरह से अगर सोचेंगे तो ही आप ग्रो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई तरीका नहीं है ग्रो करने का. क्योंकि अदरवाइज तो ऑपरेशंस और ट्रांजेक्शंस में फंसे रहेंगे तो आप टाइम नहीं दे पाएंगे. बट अभी मार्केटिंग का भी मैंने देखा है, तरीके बहुत चेंज हो गए हैं. डेफिनेटली. जैसे आप 90s में या 2000 में मार्केटिंग करते होगे और आज 2025 के अंदर मार्केटिंग के तरीके आई थिंक कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं. कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन. तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर इन द इंडस्ट्री, कि अगर 4 डेकेड्स 4 जनरेशन की लेगेसी भी है तो भी यू नीड टू हैव दैट विजिबिलिटी इन द मार्केट. यस. तो वो बिना मार्केटिंग के और बिना ब्रांडिंग के आज की डेट में नहीं होता. एंड आई थिंक यंग प्रोफेशनल, यंग कस्टमर्स लाइक मी, हमें बहुत वो फर्क पड़ता है कि वो ऑनलाइन प्रेजेंस है नहीं है, 100%. एंड वेबसाइट कैसी है, ऑल दोज थिंग्स. सो आई थिंक दैट्स अनदर थिंग दैट आई एम डूइंग. पहले तो बड़ा सिंपल होता था, आप 1 लाख SMS भेजो और आपके पास क्लाइंट्स की पाइपलाइन बन जाती थी. 15 साल 20 साल पुरानी बात कर रहे हो. मेरे को वो समय याद है कि सैटरडे संडे को प्रिंटेड हमारा रेगुलर आता था. अच्छा. और हम लोग फोन खुद सुनते थे, मैं और पापा उस टाइम पे फर्स्ट पॉइंट पे. तो सुबह 7:30-8 बजे से और 12 बजे तक आपको फोन बंद नहीं होता था आपका. मतलब लिमिटेड एड्स होते थे, लिमिट ब्रोकर्स के नंबर भी कम थे आपके. और उसके बाद फिर साइट विजिट्स, तो वो पूरा एक साइकिल उस तरह का बनता था. बट अब प्रिंटेड मोर और लेस रिडंडेंट हो गए. मेरे हिसाब से वैल्यू है, बट वो कितनी है, तो मिक्स 25-50 तरह की चीजें हो गई अब आपको राइट वैल्यू क्रिएट करने के लिए. और आपको सब जगह पे होना जरूरी है. सब जगह पे होना जरूरी है. तो ऋषभ ने अभी क्लोजिंग करनी शुरू करी है, या you don't want to close and you want to focus on the business, not in the business? I think that's the core of the business. तो वो तो आना ही चाहिए. अगर करनी हो नहीं करनी हो, that's a separate thing. But I think वो आनी तो बहुत जरूरी है. That's वो तो एक स्किल बहुत must have है. So I would say he started with sitting with Papa in closing meetings. कि बस बैठे रहो, सुनते रहो, take in, soak in whatever you can. सीखते रहो. So अभी recently I would say जो 1-2 independently or with some support I have been able to close. तो मैं इसको ऐड करूंगा गौरव. इंडिपेंडेंटली क्लोजिंग कर ली, कम से कम 10 क्लाइंट्स के साथ ये इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन है. बैकएंड पे कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो मेरे से गाइडेंस ले लेता है, या हम सपोर्ट कर देते हैं. कभी कोई ऑनलाइन कोई वीसी होनी है या कोई क्लाइंट मीटिंग होनी है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक जिसमें एक शाइनेस नहीं होनी चाहिए. एक लेगेसी में जो बच्चे आते हैं उनको एक बहुत ज़्यादा एक ईगो हो जाती है कि यार टेलीकॉलिंग जैसा काम तो मैं नहीं करूँगा. I think on an average 2 to 3 hours every day he is also doing cold calling. Very nice. He is also doing telecalling. जब तक हम ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे कि एक हमारा कोई टेलीकॉलर है या हमारा कोई सेल्स वाला है वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, yes, agree. तो हम ना तो उसको सही तरह से मेंटर कर पाएंगे, ना हम ट्रेन कर पाएंगे, और ना हम खुद समझेंगे उस परेशानी को. सेल्स में जब आप जाते हो, टेलीकॉलिंग में जब आप जाते हो, तो आपको इतनी रिजेक्शन मिलती है. करेक्ट. कि उस रिजेक्शन से आपकी विल पावर बनती है, आपका जो है कैरेक्टर बनता है. डेफिनेटली. तो आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं. मुझे लगता है कि आप एक अच्छे कस्टमर को आइडेंटिफाई भी उसकी पहली 2 मिनट की कन्वर्सेशन से आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपके पास 50 लीड्स आती है मान लीजिए रोज की, तो आपके पास 4 या 5 अच्छी लीड्स होती हैं. 5 जने आपको गुस्सा भी करते हैं, अब्यूज भी करते हैं. तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है वो तो. तो उन 5 लोगों तक पहुंचने के लिए जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, क्योंकि नई एक फनल है, उस फनल में आपको नए कस्टमर्स तो ऐड, आप सिर्फ पुराने कस्टमर्स के बेस पे तो आप दुकान नहीं चला सकते, ना ग्रो कर पाएंगे. आपको नए फनल में नए कस्टमर्स तो आपको रोज चाहिए. अब आप दोनों का मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप दोनों ने सेपरेटली आंसर देना है, एंड आई वांट टू सी कि आप दोनों का आंसर कितना मैच करता है या कितना डिफरेंट रहता है. ठीक है. सो टेल मी, गुड़गांव की माइक्रो मार्केट जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में? मेरे हिसाब से न्यू गुड़गांव.
न्यू गुड़गांव गुड़गांव सेक्टर 76 से लेकर और 90 सेक्टर तक जो है मेरे को पर्सनली लगता है। अच्छा। उसके दो कारण मुझे नज़र आते हैं। एक तो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है अभी, ओके। दूसरा रिलेटिवली सस्ता है बाकी माइक्रो मार्केट से। मेरा पास्ट एक्सपीरियंस दिल्ली का मैं देखता हूँ और सिटीज़ का मैं देखता हूँ कि इवेंचुअली बैलेंस आउट हो जाती है कॉस्ट। ओके। दिल्ली में हमने एग्जांपल देखा, हमने वो समय देखा है कि सो आई बीन रिजाइडिंग हौसखास में हम लोग रहते हैं, जैसे हौसखास से वसंत विहार 1/3 प्राइस पे मिलता था, आज वसंत विहार 1.5 गुना प्राइस हो गया। ओह अच्छा। या वेस्ट दिल्ली डेवलप हुआ या ईस्ट Yeah. दिल्ली डेवलप हुआ तो एक टाइम ऐसा था कि आधे प्राइसेस होते थे, अब ऑलमोस्ट एट पार हो गए। तो जैसे जैसे एक लोकल इकोसिस्टम डेवलप होता जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, तो जो लोकल रेजिडेंट है उसे फर्क नहीं पड़ता। बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर ये होता है बायर के लिए कि आप जिस मार्केट में आप ले रहे हैं, अगर बजट नहीं है तो नहीं है, उसके पास तो चॉइस नहीं है। अगर बजट है और मान लीजिए कि आज किसी के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कॉलेज में, अब वो न्यू गुड़गांव में घर ले लेगा तो उसके बच्चे डेली अप डाउन तो नहीं कर पाएंगे वहाँ से प्रैक्टिकली। बिल्कुल। तो बहुत सारे डायनेमिक्स हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कस्टमर को जब हम गाइड करते हैं कि आपके पेरेंट्स किस एज के हैं, बच्चे किस एज के हैं, आपकी बजटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इन्वेस्टर के लिए हमारी गाइडेंस अलग है, यूजर के लिए हमारी गाइडेंस अलग है। अंडर कंस्ट्रक्शन कोई घर खरीद रहा है, उसको हम डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। ओके। आई थिंक स्टिल थिंक दैट न्यू गुड़गांव हैज द बेस्ट पोटेंशियल। व्हाट अबाउट यू? आपको भी सेम है या यू हैव अ डिफरेंट व्यू? So I would say honestly same ही है. Okay. To the most extent. That's also because कि सीख ही नहीं से रहा हूँ. बहुत सी चीजें. What about द्वारका एक्सप्रेसवे जो आजकल इतना हाइप है मार्केट में, या Right. what about SPR या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड? So SPR, I would say I counted most of it under New Gurgaon only. Okay. SPR also comes under New Gurgaon only for me. So मेरा reason भी I would say mostly same है कि थोड़ा underdeveloped है and developing है. If you look in the past 2-3 years, most of the new launches जो नई development हो रही है, that's in those sectors only. 76 से लेके 92 तक. Okay. And then connectivity, I think द्वारका एक्सप्रेसवे की है बहुत अच्छी to NH8 to द्वारका to Delhi. But न्यू गुड़गांव NH8 से भी बहुत अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से भी, SPR also. दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे also isn't too far. कोई क्रेजीएस्ट डील या कोई ऐसी डील जो आपको याद रह गई हो, वो भी हमारे साथ कोई स्टोरी शेयर करो। कोई एक ऐसी डील जो आप बोलो यार ये डील तो मैं कभी नहीं भूल सकता। हमारे साथ ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं कि 100 रुपए की चीज़ है, बायर आया कि जी पिछले साल तो ये 50 की थी, आप मेरे से 5% का 7% का FD का रिटर्न ले लीजिए उसके ऊपर। तो ऐसे भी ऑफर्स आते हैं। या मुझे 1 साल का पेमेंट का टाइम दे दीजिए, या सेलर 100 के 150 मांग लेता है, और मजे की बात होती है तो 2 महीने बाद उसको वो भी मिल जाते हैं। तो रियल एस्टेट का डायनेमिक्स बड़ा टिपिकल डायनेमिक्स होता है कि इंडिपेंडेंट डील का बायर और सेलर को सेटिस्फाई करना, आई थिंक वो क्रक्स है। और मेरा अपना जिंदगी का एक तजुर्बा ये रहा है कि बायर हमेशा जो है वो महंगा खरीदता है क्योंकि उसकी सोच उससे कम की होती है, और सेलर जो है वो हमेशा सस्ता बेचता है क्योंकि उसकी सोच उससे ज्यादा होती है। उनको ऐसा लगता है थ्योरेटिकली, बट वही राइट प्राइस है। वही राइट प्राइस है। तो ट्रांजैक्शनल आई थिंक वो एक एजेंट का, रियल्टर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है उसके अंदर, दोनों को कन्विंस करना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बायर ट्रांजैक्शन क्लोज करता है उससे पहले तो वो महंगी खरीद रहा है, और उसके बाद उसको लगता है कि मेरे को तो 20% 30% तेज हो गई है चीज़, मेरी बहुत अच्छी चीज़ मैंने ले ली है। एक चीज़ और बताओ, घर खरीदते समय लोन लेना चाहिए या नहीं लेना? 100% लेना चाहिए। 100% लेना चाहिए। 100% लेना चाहिए। आपको टैक्स बेनिफिट्स है। मान लीजिए कि मेरे पास 100 रुपए की चीज़ है और मेरे पास लोन एलिजिबिलिटी है। जनरली गुड़गांव में मुझे लगता है 15-17% की एवरेज ग्रोथ है। अगर आप हिस्टोरिकली ज़्यादा ही होगी, मैं इतनी तो मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ। लोन आपको 8-9% की कॉस्ट पे होम लोन मिल जाता है। तो आप बैंक के पैसे से ही 6% की एडिशनल ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर आपके पास पैसा है भी अपना, आप उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एडिशनल रियल एस्टेट ले सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, लिक्विडिटी आप रिटेन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बारिंग टैक्स बेनिफिट। दूसरा, आप प्रॉपर्टी जब लोन पे लेते हैं तो आपकी यू आर ऑलवेज ऑन दी एज, क्योंकि वो पैसा जो आपका कैपिटल है आपने डिस्टर्ब नहीं किया, उसके लिए आपके पास और अपॉर्चुनिटीज है।
जो लोन का पैसा है उसकी ईएमआई जा रही है तो शायद खर्चा भी कम होता है। अदरवाइज आपके पास लिक्विडिटी है तो आप शॉपिंग कर लेंगे आप, तो आई थिंक वो लेना चाहिए 100%, बट अप टू अ लेवल वेयर इट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर डे टू डे लाइफ। ऋषभ, आपकी जनरेशन को क्या लगता है, आपकी जनरेशन जो है उनको आप सजेस्ट करोगे लोन लेके इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नहीं? सो आई थिंक वो शिफ्ट अब ज्यादा ही हो गया कि अब मोर पीपल आर टेकिंग होम लोन्स। जब से कॉर्पोरेट कल्चर आया है, मेरी एज के लोग वो आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, जॉब करते हैं, तो लोन ज्यादा लोग आज की डेट में आई थिंक प्रेफर भी करते हैं और लेते भी हैं। या बट वो तो लोन, आपकी जनरेशन जो है वो तो लोन ले रही है हर चीज के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए लोन, फोन लेने के लिए भी लोन, फोन लेने के लिए लोन, यू नो क्रेडिट कार्ड के बिल्स उनके इतने होते हैं कि वो हमेशा यही परेशान होते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे पे करें। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, अगर आप एक फोन लेने जाते हैं, आप कैश डाउन पेमेंट पे महंगा पड़ता है और लोन लेके सस्ता पड़ता है, बताइए, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग। हमने कहा ये क्या गणित है, हमें तो समझ में आई नहीं। हम तो कहते कि आप 12 महीने का इंस्टॉलमेंट करा लीजिए सेम कॉस्ट पे, उस पे 5,000 10,000 रुपए का आपको कैशबैक भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। मतलब वो तो आदत डाल रहे हैं कि भाई आप उधार डिफॉल्ट करो कहीं ना कहीं। तो आपकी जनरेशन आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आजकल सोच रही है, नहीं सोच रही है? रियल एस्टेट में आई थिंक उतना मेरी जनरेशन में कम हो गया है उससे। थोड़ा पीपल, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक्स का, इक्विटी का, उनका बहुत, अब लोग को थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी आ गई है जो आई थिंक आप लोग की जनरेशन में उतनी नहीं थी। Now it's become more common. तो people are moving towards that. And उसके मतलब 2 reasons भी है, और भी reasons है कि real estate is a much more heavier investment, high ticket price. Stocks you can आज की डेट में SIP start कर सकते हो 100 रुपए 500 रुपए से। नहीं, बट उसमें क्या है ना, अभी खर्चे पे जोर ज्यादा है। अभी सेविंग्स की तरफ पहले क्या होता था, मेंटालिटी नहीं है। इंडियन इकोनॉमी हम कहते थे कि सेविंग इकोनॉमी, सेविंग मेंटालिटी है, बट अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब तो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में भी आ गया। पूरा हफ्ता कमाओ और फ्राइडे सैटरडे में उड़ा दो। मैं उसका रीजन बताता हूँ आपको गौरव, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऋषभ की जनरेशन की एक माइंडसेट है कि पेरेंट्स उनके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। ओके। एक सेफ्टी नेट है हम लोगों की जनरेशन में, चाहे कोई जॉब में था या कोई बिजनेस में था, उन्होंने एक अपनी एक रीजनेबल एक सोर्स ऑफ इनकम्स या एक एसेट क्रिएशन कर ली, जिससे उनको ये पता है कि पेरेंट्स को हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। बैकअप पेरेंट्स के पास है पेरेंट्स के पास, और उन्हीं के साथ अगर बच्चे रह रहे हैं तो उनकी रेंटल वो नहीं है। तो वो जो पैसा कमा रहे हैं वो उस पैसे को एंजॉय करना चाहते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी कोई अंकुश नहीं है। ओके, दैट इज वन। दूसरा, मुझे क्या लगता है कि ऋषभ की एज, जो जनरल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो 30-32 साल में जब थोड़ा शादी वादी हो जाती है, बच्चे होने शुरू, बच्चों को प्लान करना, आई थिंक देन दे स्टार्ट लुकिंग एट रियल एस्टेट। तो 30+ इज द राइट एज वेयर पीपल स्टार्ट लुकिंग एट। उससे पहले तो 25, 26, 27 तक तो आई थिंक वो एजुकेशन वाले माइंडसेट में ही होते हैं, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, वो सब चलता रहता है। नहीं, उनको वैसे भी लगता है कि ये तो पापा के काम है, ये मेरे काम नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो काफी जगह पेरेंट्स पुश करते हैं कि आप ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, बट मेरा एक सजेशन बच्चों को यही है कि जितना आप डिले करते हैं, मतलब ऑल दी फाइनेंशियल विजर्ड्स आल्सो वो हमेशा यही बोलते हैं कि द मोर लेट you start, the lesser amount of corpus you will be able to create. 100%. And tell me, गुड़गांव के अलावा और कोई emerging market जो आपको इंडिया में नजर आती हो या जो आपके रेडार पे हो कि यार ये भी एक बहुत अच्छी emerging market है इन्वेस्टमेंट के लिए? All of them I would say. छोटे टाउन्स में आपकी एयरपोर्ट्स बनते जा रहे हैं, अप्रोचेबिलिटी बन रही है, ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है, हाईवे से आपकी कम्यूटिंग बढ़ रही है। तो अभी तो मतलब हम लोग उस तरफ से सोच भी नहीं रहे हैं। और आई थिंक गवर्नमेंट का भी एक पुश है क्वालिटी ऑफ हाउसिंग की तरफ। तो डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, बट आपका ट्रैवलिंग टाइम शायद 50% हो गया है, और विद मोर डिपेंडेबल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ट्रेन्स, फ्लाइट्स और रोड ट्रांसपोर्ट। तो जो आपकी एवरेज स्पीड पहले हाईवे पे ट्रैवल करने की शायद 50 किलोमीटर होती थी, अब 80-90 किलोमीटर आप लोग 1 घंटे में विद एक्सप्रेसवे, मुंबई एक्सप्रेसवे आ रहा है आपका, या आपका मसूरी आ रहा है, हिल स्टेशंस, हॉलिडे होम्स। गोवा आई थिंक आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्रो हुआ है। पहले गोवा, अगर हम 15 साल पहले गोवा जाते थे तो दिल्ली से 2 फ्लाइट होती थी, अभी शायद हर घंटे 2 फ्लाइट है गोवा की। तो चेंजेस आ रहे हैं। ऋषभ, आपको क्या लगता है, कोई सिटी फेवरेट आपकी?
if you look at tier 1 cities, गुड़गांव, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, इनको भी देखो, तो last 1-2 years में अगर गुड़गांव बहुत grow किया तो even these cities have grown quite a bit. बाकी future potential, as Papa mentioned, कि India is on a growth track. Yeah. तो वो कोई specific जगह नहीं है, but I think tier 2, tier 3 towns have the biggest potential. तो अब हम आ गए अपने फाइनल सेक्शन के ऊपर जी, जिसका नाम है रियल एस्टेट टाइम मशीन। तो ये प्रॉप्स हैं आप दोनों के लिए, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। इसमें से ना आपको देखना है, ये बड़े जादुई प्रॉप्स हैं, इसमें से आपको देखना है और 1 by 1 पहले आपसे शुरुआत करेंगे। आपको देख के ये बताना है कि 2050 के अंदर आपको रियल एस्टेट में क्या दिख रहा है, आपको गुड़गांव कैसा दिख रहा है, गुड़गांव की स्काईलाइन कैसी दिख रही है, रोड्स कैसी दिख रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, घर कैसे दिख रहे हैं, जो भी गाड़ियां कैसी दिख रही हैं, गुड़गांव में 2050 आज से 25 साल बाद क्या नजर आ रहा है विद योर एक्सपीरियंस। पहले आप देख के बताओ। तो इसको लगाए बताऊं? नहीं अच्छा, बस एक झलक ले लो फिर बताओ आप हमें। तो बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे तो स्काईलाइन तो बहुत सुंदर नजर आ रही है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे नजर आई, एक तो पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी, रियली स्काई नजर आ रहा है मेरे को। अच्छा, ये कैसे हो गया? गाड़ियां इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गई। अच्छा, आपका मेट्रो नेटवर्क, आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे घर की जो कंस्ट्रक्शन नजर आई, वो मुझे बहुत ग्रीनरी बहुत नजर आई उसके अंदर। वेरी गुड, वेरी गुड। डिसिप्लिन बहुत नजर आया मुझे, जो सड़कों के ऊपर गंदगी है, आपकी वाटर लॉगिंग कहीं नजर नहीं आई मेरे को। अच्छा, रोड क्वालिटी मुझे बहुत नजर आई। आप 25 साल बाद भी रियल एस्टेट ही कर रहे हो, देखा आपने कुछ? हाँ, मैं तो वहीं पे बैठा है और ऋषभ साहब हमारे एमडी की केबिन में बैठे हुए थे, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ, मेंटर रोल में हम आ रहे हैं अपना। ठीक है, तो करेंगे तो यही गौरव, करेंगे तो रही डेफिनेटली। ठीक है, बट कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तो समय ही बताएगा। ठीक है ऋषभ, अब आपकी बारी। आपको क्या दिख रहा है? आप तब तक हो जाओगे 50 साल के, मेरी एज का हो जाएगा, पापा की एज के हो जाओगे आप। ऋषभ तो पहले अपने आप को देख रहा है कि मेरी शादी हुई नहीं हुई। मैं लग कैसा रहा? ज्यादा ओल्ड तो नहीं लग रहा। सो इफ आई टॉक अबाउट कि एक स्काईलाइन कैसी है, तो स्काई स्क्रेपर्स दिख रहे हैं। ओह, बुर्ज खलीफा जितने लंबे लंबे, ओह वाओ, दुबई जैसे। एंड बहुत क्लीन है गुड़गांव, सरप्राइजिंगली। रोड्स बहुत क्लीन है, नो पॉट होल्स, नो कोई गंदगी नहीं है। ट्रैफिक डिसिप्लिन है बहुत। वेरी गुड। जो पेडेस्ट्रियंस के लिए वॉकवेज हैं, फुटओवर ब्रिजेस हैं, वेरी गुड। तो वो सब बहुत क्लीन है। एंड सिंगापुर की तरह, सिंगापुर की तरह डिसिप्लिन है, दुबई की तरह आई थिंक स्काई स्क्रेपर्स हैं। आप 2050 में क्या कर रहे हो? एमडी के केबिन में बैठा। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू ऋषभ, बहुत मजा आया। थैंक यू इट वाज अ अमेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड यू नो वी हैव ऑलवेज स्टेड इन टच। आगे भी दोबारा करेंगे ये कभी। डेफिनेटली गौरव, थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग अस। और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं ये पॉडकास्ट करके, क्योंकि इंसाइट एक लोगों को मिलता है कि इंडस्ट्री के लोग किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से चीज विजुलाइज कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, हैड अ ग्रेट टाइम। थैंक यू वेरी मच।